ये कहानी है 3 दोस्तों की। इन तीनों में सबसे फिसड्डी है अरिसू। घर के लोग उसे हर रोज लताड़ते रहते हैं कि कहीं जा, बाहर निकल, नौकरी वगैरह कर, मगर भाई साहब को तो सिर्फ गेम खेलने से मतलब था। इसी तरह चौथा और कारुबेय भी अपनी अपनी लाइफ में परेशान थे। कारुबेय अपने ही बॉस के पत्नी के साथ 3-5 करते हुए पकड़ा गया। जो पार्ट टाइम जॉब थी वो भी चली गई। तो वही चौथा पैसे तो अच्छे कमाता था, मगर उसकी मॉम हर महीने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसकी सैलरी मांग लेती थी। मतलब तीनों दोस्तों की लगी पड़ी थी। एक रोज ऐसे ही ये तीनों चिल मारते हुए टोक्यो के सड़कों पर निकल गए। मजाक मजाक में कारुबेय अरिसू को कंधे पर बैठाकर गोल गोल घुमाने लगा। इन्हीं सब कारनामे के बीच ट्रैफिक सिग्नल कब ग्रीन हो गया पता ही नहीं चला। तीनों बीच रोड में फंस गए। तब तक ये बात ट्रैफिक पुलिस को भी पता चल चुकी थी। किसी तरह उनसे बचकर ये वॉशरूम में छिप गए। ट्रैफिक पुलिस वाले अंदर तक आ धमके और दरवाजा खटखटाने लगे। तभी बिजली चली गई। इसके साथ ही बाहर ट्रैफिक वगैरह का शोर शराबा भी बिल्कुल शांत हो गया। जब ये लोग बाहर निकले तो बाहर का नजारा देख हैरान रह गए। आदमी और ट्रैफिक वगैरह तो छोड़ो, एक चिड़िया चुड्डुंग का भी नामो निशान नहीं था। मोबाइल से नेटवर्क भी गायब थे। आखिर टोक्यो के सारे लोग कहाँ गायब हो गए? कारुबेय भागता हुआ अपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा, मगर वहां भी सन्नाटा पसरा था। चोटा के ऑफिस का भी वही हाल था। अरिसू भी छान मारा, मगर उसे भी कोई नजर नहीं आया। हार थक कर ये तीनों दोस्त रोड के बीचों बीच बैठ गए। इस पर चर्चा करते करते शाम हो गई, मगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तभी अचानक एक बिलबोर्ड ऑन हुआ जिस पर लिखा था गेम। उसके ठीक नीचे एक एरो का साइन बना हुआ था। आरू तो गेमर था ही। वो तुरंत समझ गया कि उस एरो के साइन की तरफ जाना है। उधर लाइट भी जल रही थी। ये लोग उस लाइट को फॉलो कर एक बिल्डिंग में पहुंचे। उस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर ही कुछ मोबाइल रखे हुए मिले जिसमें नेटवर्क नहीं थे। तभी मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया कि 2 मिनट में गेम शुरू होने वाला है। अभी ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही यहाँ एक और लड़की आई। उसका नाम शिबुकी था। ये तीनों उससे पूछते हैं कि टोक्यो के सारे लोग कहाँ गए, क्या तुम्हें पता है? लेकिन उसे भी इनकी तरह ही कुछ पता नहीं था। वैसे वो यहाँ एक गेम खेल चुकी थी। उसे पहले से ही पता था कि यहाँ पर इनविजुअल लेजर लगा हुआ है। एक बार अंदर आ गए तो गेम को जीत कर ही बाहर निकल सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो वो जान जोखिम में डालकर गेम ज्वाइन करने क्यों आई? खैर, जो भी हो, अगले ही पल एक और लड़की आ धमकी। गेम ज्वाइन करने के बाद नोटिफिकेशन के जरिए रूल्स बता दिए गए। फिर लिफ्ट के जरिए इन्हें एक रूम में डालकर बंद कर दिया गया। इस रूम में 2 दरवाजे थे। गेम रूल के हिसाब से 2 मिनट के अंदर इनको सही दरवाजा चुनकर अगले रूम में दाखिल होना है। अरिसू शिबुकी से पूछने लगा कि गलत दरवाजा खोलने पर क्या होगा, मगर वो इनको कुछ नहीं बताती। तब तक सिर्फ 30 सेकंड ही बचे थे। रूम के अंदर धुआं भी भरने लगा, जिससे घबराकर वो अनजान लड़की एक दरवाजे को जैसे ही खोली, लेजर ने उसका काम तमाम कर डाला। यानी सही दरवाजा दूसरा वाला था। इस गेम के बारे में इतना तो पता चल चुका था कि अगर गलत दरवाजे का चुनाव किए तो गए। अगले रूम से बाहर निकलने का तय समय मिला 1 मिनट 50 सेकेंड। एक सेकंड घटते जा रहे थे, लेकिन कोई भी रिस्क लेने को तैयार ही नहीं था। जिस पर कारुबेय ने सबको समझा दिया कि बारी बारी सबका नंबर आएगा, और फिर वो तुक्के से सही दरवाजा खोल दिया। इसके अगले कमरे का तय समय है 1 मिनट 40 सेकेंड। ये शिबुकी को फोर्स करने लगे कि इस बार उसकी बारी है, लेकिन वो किसी हाल में दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं हुई, जिसे लेकर सभी आपस में ही लड़ने लगे। तभी अरिसू के दिमाग की बत्ती जली। वो कैलकुलेशन करके सही दरवाजे को खोल लिया। दरअसल अरिसू ने बाहर खड़े कार की लंबाई से भांप लिया था कि इस बिल्डिंग की लंबाई 4 कार जितनी लंबी है। जब वो लिफ्ट में इंटर कर रहे थे तो उसने बिल्डिंग की ड्राइंग पर भी गौर किया था, जो कि चौकोर था, लिफ्ट कॉर्नर पर था और एक कमरे की लंबाई थी 6 मीटर। उस हिसाब से इस बिल्डिंग में एक साइड 3 कमरे हुए। इस कैलकुलेशन से ये लोग बिल्डिंग के लास्ट कमरे तक पहुंच गए। लास्ट कमरे का तय समय मिला 10 सेकेंड, जिसको पार करते हुए चोटा की एक टांग झुलस गई। जैसे तैसे करके ये सभी बिल्डिंग से बाहर निकल गए। तभी इनके मोबाइल पर गेम कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन आया। इतने में शिबुकी की नजर सामने रखे टेबल पर पड़ी, जिस पर चिड़ी की तिग्गी रखी हुई थी। अगले पल तीनों के मोबाइल पर एक और नोटिफिकेशन आया कि जिंदा बचे हुए खिलाड़ियों को 3 दिन का वीजा दिया गया है। अभी ये कुछ समझ पाते सामने एक शख्स दिखा, जो इनके बिना कुछ पूछे बताने लगा कि इस गेम का कोई अंत नहीं है। आज मेरा वीजा भी एक्सपायर हो गया। अगले क्षण उसे लेजर से मार दिया गया। ये लोग वीजा की अहमियत समझ चुके थे। अब समझ आया कि शिबुकी सब कुछ जानते हुए भी गेम ज्वाइन करने क्यों आई थी। उसका भी वीजा एक्सपायर होने वाला था। मतलब अगर इन्हें जिंदा रहना है तो कंटिन्यू इस गेम को खेलते रहना होगा। मन में अनगिनत सवाल लिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ चले। अगली सुबह इनको यहाँ की एक और नई बात पता चली। दरअसल यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक डिवाइस वगैरह काम नहीं कर रहे थे,
लेकिन गेम में जो डिवाइस मिला हुआ था वो पता नहीं कैसे काम कर रहा था। जैसे तैसे करके ये पहले खाने का जुगाड़ किए। फिर बात छिड़ी कि शिबुकी यहाँ कैसे पहुंची, इनके असली दुनिया का क्या हुआ, कहीं ये उस टॉयलेट में से टाइम ट्रैवल करके तो यहाँ नहीं पहुंचे। शिबुकी ने बताया कि 3 दिन पहले ही वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी अचानक सब लोग गायब हो गए। उसी रात को उसने एक गेम ज्वाइन किया जिसमें जहरीली गैस छोड़ा गया था। सारे लोग मारे गए, सिर्फ वो जिंदा बच पाई। जहाँ तक अरिसु समझ पा रहा था कि इस गेम को बनाने वाला कोई ना कोई गेम मास्टर है, अगर ये उस तक पहुंच जाए तो इनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रात को अरिसु और कारुबे एक गेम को ज्वाइन करने पहुंच गए। वहां पर पहले से ही 10-11 लोग गेम में इंटर कर चुके थे। इस बार इनके गेम में आया हुकुम का पंजा। तभी एक शख्स ने अरिसु को बताना शुरू किया कि ये हुकुम का खेल है बाबू, इसमें ताकत बहुत जरूरी है। चारों कार्ड के मायने भी अलग अलग है, जैसे कि चिड़ी के खेल में टीम की लड़ाई तथा ईंट में दिमाग की लड़ाई, और अगर दिल हुआ तो धोखेबाजी, जिसमें लोगों के दिलों से खेला जाता है। वही कार्ड का नंबर मुश्किलें दर्शाता है। जितना बड़ा कार्ड का नंबर होगा उतनी ही ज्यादा मुश्किलें होगी। इतने में सबके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गए, जिसमें लिखा था कि इस बिल्डिंग में टाइम बम लगा हुआ है जो कि 20 मिनट में फट जाएगा। इनको टैगर से बचकर सेफ रूम को ढूंढना होगा। उसी सेफ रूम के अंदर बम को डिफ्यूज करने का बटन है। टैगर कौन है और आखिर उससे क्यों बच के रहना है, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। ये है चिशिया। यहाँ मौजूद सभी खिलाड़ियों में सबसे चालू पुर्जा यही है। टाइमर जैसे ही स्टार्ट हुआ, सभी सेफ रूम ढूंढने में लग गए। तभी टैगर के किरदार का पता चला। वो यहाँ इनको मारने के लिए था। देखते ही देखते कईयों को तो निपटा भी दिया। किसी तरह अरिसु और कारुबे उससे बचकर छिप गए। उनके आंखों में मौत का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। तो वही दूसरी तरफ शिबुकी चोटा को फुसलाने में लगी थी, ताकि मौका आने पर वो उससे जो चाहे करवा सके। इधर एक शख्स टैगर से बचने के लिए गेम से बाहर भागा तो उसे लेजर से मार दिया गया। शायद आज उसका गेम में पहला ही दिन था। इन्हीं में से एक आगुनी नाम का शख्स कारुबे से टीम अप का प्रस्ताव रखा, क्योंकि अगर उन्हें सेफ रूम तक पहुंचना है तो टैगर को मारना होगा। मिलकर मारेंगे उसे, बाकी बचे लोग सेफ रूम को ढूंढेंगे। इन्हीं में एक लड़की थी यूसजी, जो कि क्लाइंब करने में मास्टर थी। उसका प्रोफेशन ही यही था। इतने ही देर में उसने टॉप फ्लोर के सारे कमरे चेक कर लिए थे। अरिसु और वो मिलकर डिसाइड किए कि दोनों अलग अलग फ्लोर को चेक करते हैं, इससे कम समय में ज्यादा कमरे चेक कर पाएंगे। यहाँ सभी सेफ रूम ढूंढने में परेशान थे, तो वहीं चिशिया मस्त कोने में खड़ा होकर गेम को एंजॉय कर रहा था। देखते ही देखते 8 मिनट बीत चुके थे, लेकिन किसी को अभी तक सेफ रूम नहीं मिल पाया था। वहीं दूसरी तरफ आगुनी उस टैगर को मारने के लिए अपने एक प्यादे की बलि चढ़ा दिया। जैसे ही उस टैगर की गन रिलोड पर गई, ये लोग उस पर टूट पड़े, मगर वो टैगर अकेला ही इन पर भारी पड़ रहा था। किसी तरह ये टैगर को उलझा कर रखे, जिस वजह से अरिसु और चिशिया को मौका मिल गया और वो सेफ रूम ढूंढ लिए। दरअसल वो दोनों समझ चुके थे कि टैगर ने इसी रूम को बचाने के लिए सबसे ज्यादा गोलियां चलाई थी। उधर आगुनी लड़ते लड़ते आखिर टैगर को मार डाला। इधर ये सेफ रूम के अंदर जैसे ही दाखिल हुए, अंदर एक और टैगर बैठा हुआ था। ये टैगर भी इनकी तरह ही थे। फर्क सिर्फ इतना था, इन्हें गेम फिनिश करने के लिए सभी प्लेयर्स को मारना तथा सेफ रूम को बचाना था। किसी तरह चिशनिया उसकी गोलियों से बचकर रूम के बाहर निकल गया, जबकि अरिसु अंदर वाले रूम में अपने आप को लॉक कर लिया, यानी टैगर बीच के रूम में ही लॉक हो गया। अरिसु जिस रूम में अपने आप को लॉक किया, उसी में बम को डिफ्यूज करने के बटन लगे हुए थे, जिन्हें एक साथ दबाना था। वो फौरन खिड़की से बाहर चिल्लाकर सबको बताया कि उसे सेफ रूम मिल गया है, मगर गेम खत्म करने के लिए 2 लोग चाहिए। यूसाजी ने सुन तो लिया, लेकिन जहां पर वो थी वहां से अरिसु बहुत दूरी पर था। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये वहां पहुंचे टाइम ही खत्म ना हो जाए। इतने में वो टैगर जो बीच के रूम में फंसा था, वो लॉक तोड़कर अरिसु पर धावा बोल दिया। उनके हाथापाई के बीच एक तरफ से चिशिया तथा दूसरी तरफ से यूसजी आधम के। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। चिशिया ने ट्रेजर यूसाजी की तरफ उछाला, जिससे टैगर को बेहोश करके समय रहते दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस कर दिए। अगर 1 सेकंड और देर हो जाता तो मामला खत्म था। अगले कुछ सेकंड में गेम कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन भी आ गया। तभी वो टैगर भी होश में आ गई। असल में वो एक महिला थी। वो गेम जीत ना सके, इसलिए उसके गले में लगा कॉलर ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया। उसके चिथड़े उड़ गए। दूसरी तरफ आगुनी टैगर के बॉडी से गन वगैरह ले रहा होता है। इतने में उसके प्यादे के पास से कारुबे को एक वॉकी टॉकी मिला, जिसमें कोई ऑर्डर्स दे रहा था कि बीच पर तत्काल वापस लौट जाए। कारुबे इसका मतलब नहीं समझ पाया। इधर चिशिया को टैगर की जेब से एक नक्शा मिला, जिसे लेकर वो लोग अपने अपने अड्डे पर लौट चले। अपने दोस्तों को वापस जिंदा देख चोटा खुश होकर उनको गले लगा लिया। कारुबे को चोट लगा था तो पहले ये उसका मरहम पट्टी किए,
कारुबे अपने साथ उस वॉकी टॉकी को भी ले आया था। उसे उम्मीद थी कि वॉकी टॉकी पर जो बंदा वापस लौटने को बुला रहा था असल में वहाँ कोई शेल्टर वगैरह होगा जहाँ पर ढेर सारे प्लेयर्स रहते होंगे। शायद वहाँ जाकर इनको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मगर आज तो शिबुकी और चोटा का वीजा खत्म होने वाला है, जिस कारण ये सभी डिसाइड किए कि आज रात गेम में हिस्सा लेंगे और अगले दिन बीच को ढूंढने निकलेंगे। किसी तरह दिन काटने के बाद जब गेम ज्वाइन करने जाने का टाइम हुआ तो कारुबे का कुछ पता ही नहीं था। दरअसल वो अपने बार में पहुंचा था, गर्लफ्रेंड को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, मगर उससे पहले ही सब गुड़ गोबर हो गया। अब चाहे जो भी हो, उसके लिए उसने हर हाल में अपनी दुनिया में वापस लौटने का प्रण किया। वापस लौटा तो चोटा उस पर फिरंट था, क्योंकि बात सिर्फ उसकी जान की नहीं शिबुकी की भी थी। अगर वो आज रात गेम ज्वाइन नहीं किए तो शिबुकी बेचारी मर जाएगी। कारुबे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अचानक उसे शिबुकी की इतनी फिक्र क्यों होने लगी। जैसे तैसे करके ये लोग एक गेम में इंटर कर गए। अंदर पहुंचे तो देखे कि टेबल पर कुछ टूल्स और 4 ग्लासेस रखे हुए थे। तभी सामने लगे टीवी स्क्रीन पर बताया गया कि गेम ज्वाइन करने के लिए ग्लासेस को पहन ले। चारों ने ऐसा ही किया। इनकी गेम आईडी भी स्क्रीन पर शो होने लगी। इस बार पड़ाव मिला दिल का सत्ता, यानी कि इस गेम में अपनों से धोखेबाजी करनी पड़ेगी और दिल टूटेंगे, जैसा कि उस टोपी वाले ने बताया था। रूल्स की बात करें तो इन चारों में 3 के पास भेड़ तथा एक पास भेड़िए का टैग होगा। भेड़िए से आंख मिलते ही भेड़िए का टैग भेड़ के पास ट्रांसफर हो जाएगा। लास्ट में भेड़िए का टैग जिसके पास रहेगा उसकी ही जीत होगी। बाकियों का क्या हाल होगा वो तो गेम मास्टर के ऊपर है। इस गेम के लिए तय समय मिला 15 मिनट। गेम का नियम समझते ही शिबुकी कहती हैं, सुनो सब लोग, मेरे पास एक प्लान है। और फिर भेड़िए से आंख मिलाकर भेड़िए का टैग ली। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते भागकर छिप गई। अब ये तीनों परेशान हो गए क्योंकि इनके पास भेड़ का टैग है, मगर जीतने के लिए तो भेड़िए का टैग चाहिए। फिर क्या था, लुका छुपी का खेल स्टार्ट हुआ। वैसे एक चीज इस गेम का काफी बढ़िया था, तीनों के ग्लासेस एक दूसरे से कनेक्ट थे, जिस कारण ये चारों एक दूसरे को सुन पा रहे थे। चौथा शिबुकी को वापस बुलाने लगा कि वो चारों मिलकर सोल्यूशन निकाल लेंगे। इस गेम का कोई ना कोई तोड़ तो होगा ही, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। काफी खोजबीन करने के बाद आखिरकार कारुबे उसे ढूंढ निकाला। दोनों की झड़प में कारुबे की आंख जैसे ही शिबुकी से कनेक्ट हुई भेड़िए का टैग कारुबे के पास ट्रांसफर हो गया। तभी वहां पर अरिसु भी आ धमका और कारुबे को समझाने लगा कि वो मिलकर इस गेम का कोई हल निकाल लेंगे। जैसे ही उसकी आंख कारुबे से कनेक्ट हुई उसके पास भेड़िए का टैग चला आया। दोस्ती गई भाई साहब भेड़िए का टैग मिलते ही ऐसे दुम दबाकर भागा कि फिर नजर नहीं आया। उसके भागने में चोटा भी उसका साथ देने लगा, क्योंकि उसे अरिसु पर पूरा भरोसा था कि उन्हें बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेगा। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। इधर कारुबे अरिसु को लताड़ना शुरू किया कि हम सब साथ में इस गेम का हल निकालने वाले थे ना, फिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया, ऐसा क्यों किया अरिसु। अरिसु के पास उसके बातों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप गर्दन में लगे कॉलर को खोलने की कोशिश में जुटा था। काटना भी चाहा, मगर उस टैगर की दुर्दशा जहन में आते ही उसकी रूह कांप उठी। देखा जाए तो इस गेम से पार पाने का उसके पास कोई तोड़ नहीं था, इसलिए हार मान वही बैठकर रोने लगा। उसे रोते हुए सुनकर कारुबे और चोटा भी मामला समझ चुके थे। अपने दोस्तों के साथ बिताए वो सुनहरे पल भी उसे याद आने लगे। हर रोज घर से ताने सुनने के बाद एक वही दोनों तो थे जो खराब मूड में भी माहौल बना देते थे। अरिसु ने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो भी ये गेम जीते उसे नहीं जीतना। फिर कारुबे और चोटा से कहने लगा कि तुम लोगों को मारकर मुझे नहीं जीतना, कहाँ हो तुम लोग। और फिर वो दीवानों की तरह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन वो दोनों उसे सुनकर छिप गए। चोटा शिबुकी को भी पकड़ रखा था। लास्ट के जब 30 सेकंड बचे तो चोटा ने हंसते हुए कहा, अरिसु तुम हमारे लिए जियो। कारुबे भी यही चाहता था। उनकी इस कुर्बानी को देख शिबुकी के आंखों से भी आंसू छलक उठे। कारुबे को सामने देख जब तक अरिसु उसके करीब पहुंचता उससे पहले ही कारुबे के गले का कॉलर ब्लास्ट हो गया। शिबुकी तथा चोटा भी मारे गए। इस सदमे से अरिसु उभर नहीं पाया और जिन्हें की आस छोड़ दिया। रोड पर पड़े पड़े उसे 3 दिन गुजर चुके थे। भाग्य संयोग उसी रास्ते से यूसाजी गुजर रही थी। उसने अरिसु को देखते ही पहचान लिया। मदद के लिए हाथ भी बढ़ाई, मगर अरिसु का कहना था कि वो यही पड़े पड़े मर जाना चाहता है। खैर उसकी मर्जी। यूसाजी उसे वही छोड़ अपने ठिकाने पर लौट आई। अगले दिन उससे उसकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए उसे उठाकर अपने अड्डे पर लेकर आई। जीने के लिए मोटिवेट भी की। बताई कि अगर मरना ही मुकद्दर में है तो इस गेम मास्टर को ढूंढते हुए मरेंगे। तुम्हारी ये जिंदगी तुम्हारे दोस्तों ने जितने के लिए दिया है, मरने के लिए नहीं। उसकी बातों से मोटिवेट होकर अरिसु एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ बीच को ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि इनके सवालों के जवाब बीच पर ही मिल सकते थे। ये दोनों शहर का चप्पा चप्पा छान मारे, साथ मिलकर कई गेम्स भी खेले, मगर बीच का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और अलग अलग होकर गेम खेलने वाले प्लेयर्स पर नजर रखने लगे।
तभी अरिसू ने कुछ प्लेयर्स के कलाई पर एक बैंड देखा। सेम इसी तरह का बैंड तो आगुनी पहनता था। उसी के फ्रेंड के वॉकी टॉकी पर बीच से बुलावा आया था, यानी ये बैंड पहनने वाले लोग बीच के हो सकते हैं। यूसीजी के साइड भी 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने बैंड पहना था। जैसे ही गेम खत्म हुआ, ये दोनों उनका पीछा करने लगे और बीच को ढूंढ निकाले। जब तक कुछ और सोच पाते उससे पहले ही बीच के लोग इन्हें उठा ले गए। वहां पर इनकी मुलाकात बीच के कुछ खास मेंबर्स से हुई। वो लोग इनको पकड़कर पूछने लगे कि यहाँ ताक झांक क्यों कर रहे थे। अरिसू बताया कि उन्हें इस गेम के क्रिएटर्स की तलाश है। हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए, जैसे कि हमारी असली दुनिया कहाँ गई, हम इस गेम के अंदर कैसे आए, किस तरह इस गेम से बाहर निकलना है। तभी वहां पर बीच का मालिक टोपी वाला आता है। वो बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, गेम के सारे लेबल पार करो, 52 कार्ड हासिल करो, फिर जाके शायद कोई एक ही यहाँ से वापस अपनी दुनिया में लौट सकता है। टोपी वाला ने इनके कार्ड्स भी ले लिए थे। इनके पास दिल का सत्ता देख वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पास अभी तक दिल का सत्ता नहीं था। वो बिना इनकी मर्जी जाने अपने गिरोह में शामिल कर लिया कि आज के बाद तुम दोनों मेरे लिए खेलोगे, अगर मना किए तो जान से जाओगे। रिस्क उठाएंगे ये और कार्ड बटोरेगा वो। मतलब ये दोनों यहाँ आकर फंस चुके थे। आज रात उनका वीजा भी खत्म होने वाला था। टोपी वाले ने अपने सभी प्लेयर्स के लिए यहाँ पूरा माहौल सेट कर रखा था। पूरे शहर में कहीं भी लाइट नहीं थी, मगर यहाँ हर एक चीज की सुविधा थी। खाओ पियो, जो मर्जी करो, किसी चीज पर पाबंदी नहीं थी। उसागी और आरिशु भी बीच के मेंबर बन चुके थे। वैसे ये समंदर के किनारे वाला बीच नहीं, बल्कि एक आलीशान होटल था जिसका नाम टोपी वाले ने बीच रखा था। वहीं आज रात जितने भी लोग गेम ज्वाइन करने वाले थे, टोपी वाला उन सब का हौसला अफजाई करता है और कहता है कि जीतने के लिए जी जान लगा देना। चिशिया भी इस बीच का मेंबर था। असल में वो यहाँ पर रहकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा था, जिसमें उसका साथ ये क्वीन नाम की लड़की दे रही थी। देखते ही देखते सभी खिलाड़ी गेम ज्वाइन करने के लिए टोक्यो शहर में अलग अलग जगहों पर निकल पड़े। आप जो इन मोहतरमा को देख रहे हैं, इनका नाम है हान। इन्हें खास तौर पर बीच के मालिक टोपी वाले ने अरिसू के दिमाग को परखने के लिए भेजा है। इस गेम का पड़ाव मिलता है इट का चौका। इट मतलब दिमाग का खेल। एक बल्ब जिसके 3 स्विच थे, किसी एक स्विच से ही बल्ब जलेगा। एक बार में सही स्विच का चुनाव करके बताना था कि किस स्विच से बल्ब ऑन होगा। गलत हुए तो गेम ओवर। वही दरवाजे को लॉक करके बल्ब को बिना देखे कितने बार भी स्विच को ऑन ऑफ किया जा सकता है। अगर फेल हुए या फिर टाइम खत्म हुआ तो पानी बिजली के तारों को टच कर जाएगा। टाइम स्टार्ट होते ही सब अपना अपना दिमाग चलाने लगे। जैसे जैसे रूम में पानी भरता जा रहा था, उनके बीच टेंशन बढ़ता जा रहा था। एक पापा की परी ने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिया और सबसे पहले पास भी हो गई। तय समय था 5 मिनट, जिसमें से 4 मिनट तो ऑलरेडी निकल भी चुके थे। तभी एन वक्त पर अरिसू का दिमाग चला और वो फौरन क्वीन को दरवाजा बंद करने को बोला। दरवाजा बंद होते ही पहले स्विच को ऑन करके कुछ सेकंड तक इंतजार किया, फिर स्विच ऑफ करके दरवाजा ओपन करवाया, फिर जाके बल्ब को छूकर चेक करने को कहा। मतलब जिस स्विच के ऑन करने पर बल्ब गर्म होगा, वही स्विच इनके गेम का आंसर है। अरिसू के मार्फत ये लोग इस गेम को जीत लिए। हर बार की तरह जीते हुए खिलाड़ी बीच पर लौटकर पार्टी करते हैं। ये दोनों भी शामिल हुए। उसी रात पार्टी में आगुनी और उसके पंटर भी आ धमके। क्वीन ने अरिसू को सावधान किया कि ये लोग बीच के आतंकी है। इनका सनकी लीडर आगुनी एसटीएस फोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर है। बीच के सारे हथियार उसके ही कंट्रोल में है। इनसे दूरी बनाकर रहने में ही भलाई है। इतने में उसने यूसीजी को उठवा लिया। अरिसू बीच बचाव करने उठा तो उसे भी लपेटकर पैर तोड़ने ले जाने लगे। वो तो गनीमत रहा कि बीच मालिक टोपी वाला ऐन वक्त पर आ धमका, वरना आज इन दोनों की खैर नहीं थी। उसने आगुनी को वार्न किया कि उसके रहते वो अपनी मनमानी नहीं चला सकता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके बनाए रूल चलते हैं। चल सबको बता कि यहाँ का बॉस कौन है। कुछ तो बात थी टोपी वाले में, जिसकी वजह से आगुनी कहने पर मजबूर हो गया कि टोपी वाला ही यहाँ का बॉस है। खैर जो भी हो, टोपी वाले ने तुरंत ही अपने खास मेंबर्स को मीटिंग में इनवाइट किया। मीटिंग शुरू हुई। अरिसू को भी खास मेंबर्स की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इनके पास ईंट की चौकी नहीं थी, अरिसू के बदौलत वो भी मिल चुकी है। अब बाकी रह गया है तो सिर्फ दिल का दहला और फेस कार्ड, जैसे कि गुलाम, बीवी और बादशाह, यानी 13 कार्ड अभी भी गेम में आने बाकी है। टोपी वाले ने सबको बताया कि जैसे ही 52 कार्ड पूरे हो जाएंगे वो अपनी दुनिया में लौट जाएगा। उसके जाने के बाद इस बीच को संभालने की जिम्मेदारी खास मेंबर्स के पास होंगी। अगली सुबह हम आरिसू और यूसीजी को देखते हैं, जो भूख से परेशान होकर खाने के जुगाड़ में निकले। इधर उधर भटक ही रहे थे कि तभी गोली चलने की आवाज आई। कुछ लोग थे जो किसी को मारकर ट्राली में फेंक गए। ट्राली के अंदर का नजारा देख अरिसू दंग रह गया। इतने में सामने क्वीन और चिशिया मिले। उन्होंने बताया कि बीच के गद्दारों का यही हस्र होता है,
ये जानते हुए भी चिशिया टोपी वाले को टोपी पहनाने के फिराक में था। अरिसु और यूसुजी चालाक तो थे ही, इसीलिए उन्हें अपनी टीम में मिलाकर वो एक प्लान बनाया। वैसे सबको पता ही है कि टोटल 52 कार्ड इकट्ठा करना कितना मुश्किल है। इन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस टोपी वाले के सारे कार्ड चुराने हैं और बचे हुए 13 कार्ड्स को इकट्ठा करके सभी एक साथ इस गेम से चंपत हो जाएंगे। आज रात इन्हें मौका भी मिल सकता है, क्योंकि आज टोपी वाले के वीजा का लास्ट डेट है। जब तक वो गेम में रहेगा ये उसका गेम बजा देंगे। अब रात को हम टोपी वाले के पीछे किसी अनजान शख्स को देखते हैं जो पता नहीं क्यों टोपी वाले का पीछा कर रहा था। खैर जो भी हो, अगली सुबह धूप सेकते हुए एक महाशय को ख्याल आया कि जानलेवा गेम खेलने से अच्छा क्यों ना वो लोग बॉट लेकर टोक्यो से बाहर भाग जाए। एक पुराने प्लेयर ने बताया कि कुछ लोग ऐसा करके जान गंवा चुके हैं। दरअसल टोक्यो के चारों तरफ इनविजिबल लेजर लगा हुआ है। जो भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है वो मर जाता है। मतलब देखा जाए तो इस जंजाल से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। कुछ का तो ये भी मानना था कि एलियन दुनिया पर कब्जा करके ये सब कंट्रोल कर रहे हैं, वरना उन्हें बचाने दुनिया की कोई ना कोई फौज तो आई होती। मतलब यहाँ बातचीत भी नेक्स्ट लेवल की चल रही थी। तभी एक शख्स हान के पास भागता हुआ गया और बताया कि मैटर हो गया है। जाकर देखें तो टोपी वाले की डेड बॉडी पड़ी थी। बीच के कुछ मेंबर्स को टोपी वाले की लाश रोड किनारे पड़ी मिली। मौत तो गोली लगने के कारण हुई थी, मगर गेम के अंदर मरा या किसी ने साजिश करके मार डाला ये कोई नहीं जान पाया। इससे पहले कि ये बात बाहर जाए, बीच के 2 नंबर का प्लेयर कजूरी अगला लीडर बनने का दावा ठोक दिया। नियमों के हिसाब से ये सही भी था, क्योंकि टोपी वाले के बाद सबसे ज्यादा गेम जीतने वाला वही था। वो रैंकिंग में 2 नंबर पर था, मगर आगुनी ने ये होने नहीं दिया। निरागी और बैरागी अगला लीडर चुनने के लिए खास मेंबर्स की वोटिंग कराए और सबको डरा धमकाकर जीत भी गए। मतलब चित्त भी उनका तथा पट भी उनका ही था। शाम होते ही सबको हाल में इकट्ठा करके अलाउंस भी कर दिया गया कि टोपी वाला गेम में मारा गया। आज और अभी से यहाँ का लीडर आगुनी है। जब तक आगुनी अपनी स्पीच खत्म करता, चिशिया अरिसु को कार्ड चुराने के लिए टोपी वाले के रूम में भेज चुका था। बाहर से यूसीजी और क्वीन भी नजर रखे हुए थे। तभी अरिसु को ढूंढते ढूंढते एक लॉकर मिला। चिशिया ने तुरंत उसका पासवर्ड बताया 8055, जो कि टोपी वाले की अंगूठी का नंबर था। अरिसु ने पासवर्ड डाला, लेकिन पासवर्ड गलत था। कई बार ट्राई करने पर लॉकर से बीप का साउंड भी आने लगा। असल में चिशिया ने तुक्का लगाया था। अरिसु को फंसता देख वो उसको पकड़वाकर आगुनी की नजर में हीरो बन गया। बेचारा अरिसु मुंह ताकता रह गया। सजा के तौर पर मरने के लिए उसे होटल के एक रूम में लॉक कर दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी चिशिया अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा और उसी रात को टोपी वाले के रूम में पहुंचकर असली लोकर को ढूंढ निकाला। दरअसल कार्ड चोरी का सुनकर आगुनी घबराहट के मारे बार बार इस पेंटिंग की तरफ ही देख रहा था। चिशिया समझ गया कि हो ना हो मामला इसी के अंदर है। वही पासवर्ड फिर से डाला और बस काम ओके हो गया। वैसे उसने सारे कार्ड चुरा तो लिए, लेकिन भाग नहीं सका, क्योंकि आज ये पूरा होटल ही गेम अरेना में तब्दील हो चुका था। यहाँ से निकलने के लिए अब एक ही रास्ता है, उसे इस गेम को जीतना होगा। इस बार पड़ाव मिला दिल का दहला। इस दिल के खेल में पता ही है कि क्या होता है। इसी अफरा तफरी के बीच फर्श पर एक लड़की की लाश पड़ी मिली। नोटिफिकेशन आया कि उस लड़की को एक विच ने मारा है, मतलब किसी चुड़ैल ने मारा है। यहाँ मौजूद लेडीज और जेंट्स में से विच कोई भी हो सकता है। गेम खत्म करने के लिए इन्हें विच को ढूंढकर आग के हवाले कर देना है। तय समय है 2 घंटे। इतने में एक लड़की बोली कि इस लड़की को इन आतंकियों ने मारा होगा। विच इनमें से ही कोई एक है। अगले ही क्षण बैरागी ने तलवार उसके सीने के आर पार कर डाला। आगुनी ने सबको वार्न किया कि जो भी इस लड़की का कातिल है वो अपनी मर्जी से सामने आ जाए, वरना वो एक एक को चुन चुनकर आग के हवाले कर डालेगा। जब कोई सामने नहीं आया तो निरागी ने फायरिंग शुरू कर दिया। पूरे होटल में हाहाकार मच गई। आगुनी के लोग सबको दौड़ा दौड़ा कर कत्ल करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बैटल रॉयल गेम चल रहा हो। कुछ ने बाहर आग जलाई और बॉडीज को आग के हवाले करने लगे। ये तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि विच को आग के हवाले ना कर दे। वही एरिसु गेम ज्वाइन नहीं कर पाया था। यूसेजी उसके लिए एक मोबाइल लेकर कुछ लोगों के साथ ढूंढने निकली तो थी, मगर इस होटल के हर कमरे को चेक करना आसान नहीं था। ऊपर से आतंकियों का खतरा अलग से था। बहुत सारे लोग तो उनके डर से कमरों में छिपे हुए थे, जिनको बाहर निकालने के लिए बैरागी होटल में आग लगा दिया। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जो कातिल का पता लगाने के लिए कुछ तो जुगाड़ कर रही थी। क्वीन के पूछने पर उसने बताया कि वो टोक्यो पुलिस के फॉरेंसिक टीम में थी। चाकू पर लगे फिंगरप्रिंट से वो कातिल का पता लगा सकती है। ये दोनों फिंगरप्रिंट लेने अभी जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में बैरागी इनको घेर लिया। आन वहां से कातिल का पता लगाने निकल गई, जबकि क्वीन बैरागी से भिड़ गई।
काफी देर तक ये दोनों यूं ही लड़ते रहे। तब तक हान चाकू उस लड़की के बॉडी से निकालकर फिंगरप्रिंट देख भी ली और समझ भी गई कि कातिल कौन है। जैसे ही सबको बताने के लिए बाहर निकली तो उसे आतंकियों ने मारकर बेहोश कर डाला। उधर ओसागी ने अरीसू को ढूंढ लिया। अरीसू इस गेम का पड़ाव दिल का दहला सुनते ही समझ गया कि इस गेम में अपनों से चिटिंग करना पड़ता है, किसी अपने की जान लेनी पड़ती है, तभी इस गेम का मकसद पूरा होता है। दूसरी तरफ चिशिया को लग रहा था कि आगुनी और उसके पंटर्स में से कोई एक विच है, क्योंकि बेसमेंट में ही पावर सप्लाई का मेन पैनल तथा हथियारों का जखीरा है। वहां आगुनी के लोगों के सिवा किसी का एंट्री अलाउ नहीं है। इससे पहले तक होटल में लाइट जनरेटर से चलती थी। किसी ने आज रात इलेक्ट्रिक सप्लाई का बटन ऑन कर दिया होगा, जिस वजह से गेम के क्रिएटर्स को होटल को गेम अरेना में तब्दील करने का मौका मिल गया। शायद वो तुम ही हो। अगले ही पल चिशिया ने निरागी को जिंदा आग के हवाले कर दिया, पर उसकी किस्मत अच्छी थी, वो तड़फड़ाता हुआ स्विमिंग पूल में जा गिरा। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। इतने सारे लोगों को मारने और जलाने के बाद भी गेम खत्म नहीं हुआ, यानी कातिल अभी भी जिंदा है। बचे हुए लोग एक बार फिर हाल में इकट्ठा हुए। उनमें आरिसू भी था। उसने सबसे निवेदन किया कि कोई खून खराबा नहीं होगा, हम सब मिलकर कातिल को ढूंढ लेंगे। मगर आगुनी विच को ढूंढने के बजाय सबको मारने पर तुला था, जिस वजह से सबको लगने लगा कि आगुनी ही विच है। एकाएक सब उसकी तरफ गन पॉइंट कर लिए, मगर उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगुनी पर गोली चला सके। तभी अरीसू के दिमाग की बत्ती जली। अचानक वो बोल पड़ा कि आगुनी विच नहीं है। इस दिल के गेम में किसी अपने को खोना पड़ता है। जो लड़की मरी हुई है यह सबको पता है, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो अभी भी जिंदा है। तो ऐसा मुमकिन है कि इस दिल के गेम में उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की जान लेने का टास्क मिला हो, इसलिए अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने के बजाय उसने अपनी जान खुद ही ले ली होगी। इतने में निरागी आ धमका तथा लगे हाथ धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दिया। जो बचे खुचे लोग थे उनमें से भी अनगिनत लोग मारे गए। निरागी आरिशु पर भी गोली चलाया, पर उसके सामने आगुनी आ धमका और निरागी पर हमला करते हुए धुएं के अंदर चला गया। वही ये लोग उस लड़की के बॉडी को लेकर जैसे ही आग के हवाले किए, गेम कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन बज उठा। दूसरी तरफ हम चिशिया को देखते हैं। वो दिल के धल्ले को कलेक्ट कर उस नक्शे का भी भेद मालूम कर चुका था। असल में ये नक्शा सबवे स्टेशन का नक्शा था। वहां जाने पर एक कंट्रोल रूम मिला जहां कुछ मरे हुए कर्मचारी थे जो शायद गेम को यहां बैठे बैठे ऑपरेट कर रहे थे। इनकी मौत भी लेजर से हुई थी। यकीनन इन्हें नंबर कार्ड को डिफेंड करने का टास्क मिला होगा। आज ये नंबर कार्ड का आखिरी कार्ड भी डिफेंड नहीं कर सके, इसलिए गेम के क्रिएटर ने इन्हें भी मार डाला। तभी अचानक वहां की सारी एलईडी ऑन हो गई। स्क्रीन पर थी बीच की खास मेंबर्स में से एक मीरा। वो इनको सारे नंबर कार्ड जीतने पर बधाई देती है, साथ ही साथ सूचित भी करती है कि कल से फेस कार्ड का गेम शुरू होगा, जिसके लिए हमने ढेर सारे गेम बनाए, सभी मिलकर खेलेंगे। मीरा को इस लेवल पर देख वहां किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि इन सारे गेम्स को बनाने में उसका हाथ है। खैर, इसके पीछे जो भी हो, अगले दिन जब हुकुम का बादशाह मैदान में आया तो सबके दिल दहल उठे। वो मंजर क्या होगा जब बारी दिल के क्वीन की आएगी। अगर आप लोग जल्दी से जल्दी 700 लाइक पूरा करवा देते हैं तो हम इनके दूसरे सीजन को भी एक्सप्लेन करेंगे और टोपी वाले की मौत का राज भी खोलेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि टोपी वाले के मरते ही उसका बना बनाया साम्राज्य तबाह हो गया, पर उसे मारा किसने? तो बात ऐसी है कि उस रात उसका पीछा कोई ऐरा गहरा नहीं बल्कि अगुनी कर रहा था। सत्ता हथियाने के लिए उसी ने टोपी वाले को मारा था। अगली सुबह तक अरिसू और उसके साथी किसी नए ठिकाने की तलाश में निकल चुके थे। एक जगह इनको बिल बोर्ड पर लिखा हुआ मिला, नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट। पर अगर नेक्स्ट स्टेज शुरू हो चुका है तो इन्हें इसके रूल्स क्यों नहीं बताए गए? खैर, जो भी हो, अगले ही क्षण बीच के बचे खुचे लोग भी आ धमके। तभी अचानक इन पर हमला होने लगा। इन पर थोक के भाव से गोलियां बरसने लगी, और ये कोई मामूली गन की गोलियां नहीं थी, एंटी टैंक राइफल की गोलियां थीं जो टैंक को भेदने के लिए होती है। अगर आदमी को एक गोली भी लग जाए तो शरीर खरबूजे की तरह फट जाता है। पर सवाल ये था कि इस राइफल को चला कौन रहा है? दहशत के मारे वहां अफरा तफरी मच गई। लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। भाई साहब, ये होता है असली खौफ। देखते ही देखते जिसको जहां छिपने को मिला वो वही छिप गया। किसी को गेम रूल नहीं पता था तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तभी आसमान में एक जहाज पर हुकुम के बादशाह का बैनर टंगा हुआ दिखा।
बात करें ताश के पत्तों के 4 बादशाहों की, तो उनमें सबसे पावरफुल होता है हुकुम का बादशाह। तो जाहिर सी बात है इस गेम के 4 बादशाहों में भी वही सबसे पावरफुल बादशाह होगा। अगले पल काले लिबास में लिपटा एक शख्स दिखा। ये कोई और नहीं बल्कि हुकुम का बादशाह था। इतने में दत्ता और हान कार लेकर सही मौके पर पहुंच गए। चिशिया ग्रेनेड आने के कारण कार में बैठ नहीं सका और इनके ग्रुप से बिछड़ गया। दत्ता जितना तेज गाड़ी भगा सकता था भगाया और ये किसी तरह हुकुम के बादशाह से पीछा छुड़ाकर निकल आए। अरीसू इतना तो समझ चुका था कि हुकुम के बादशाह के लिए कोई रूल नहीं बना। शायद उसके लिए पूरा टोक्यो ही गेम एरिना है। अगर उससे जीतना है तो उसे मारना होगा, जो कि फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। इनके ठीक पीछे एक और कार थी जिसमें 4 लोग थे। ये भी हुकुम के बादशाह से बचकर भाग रहे थे, मगर ज्यादा देर तक नहीं। हुकुम का बादशाह पीछे से कार के ऊपर चढ़ा और बारी बारी एक एक को मार डाला। फिर उसी कार को लेकर पीछा करने लगा। पीछे आते कार को देख दत्ता पहचान गया कि ये बीच की कार है, मगर उन्हें कहाँ पता था कि उसके अंदर हुकुम का बादशाह बैठा है। बराबर में आते ही वो इन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा। फिर क्या था, हान ने स्टीयरिंग संभाला और कार को रॉकेट बना डाली। हुकुम का बादशाह भी बहुत मनढीठ था, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप जो ये रोड के बीचों बीच गाड़ियां देख रहे हैं, असल में उनके ओनर तो गायब हो गए, मगर उनकी गाड़ियां ज्यों के त्यों रोड पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आगे जाकर इनकी बैंड बच गई। कार टकराई और पलट गई। वो तो गनीमत रहा कि इनके साथ साथ बादशाह की कार भी टकरा गई, वरना इन्हें भागने तक का भी मौका नहीं मिलता। जैसे तैसे करके ये भाग तो निकले, लेकिन इस बार ग्रुप से हान बिछड़ गई। वैसे तो ये जगह ठहरने के लिहाज से सेफ लग रहा था। जब तक वीजा के दिन है ये यहाँ सुकून से रह सकते हैं, मगर कभी ना कभी तो यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। इसलिए ये अभी से जुगाड़ में लग गए। इनकी 2 टीम बनी। क्वीन और दत्ता नॉन इलेक्ट्रिक कार की तलाश में निकल गए, जबकि अरिसू और उसागी खाने का जुगाड़ करने सुपरमार्केट पहुंचे। मतलब किसी भी सिचुएशन में खाना तो चाहिए ही चाहिए। अगले दिन एक और नई बात पता चली। चारों बादशाह के जहाज बैनर के साथ आसमान में दिख रहे थे। वही हुकुम के बादशाह का जहाज इनकी तरफ ही आ रहा था। मतलब ये जहाज चारों बादशाहों के लाइव लोकेशन को दर्शाता है। जहां तक अरिसू समझ पाया, इन चारों फेस कार्ड के अलग अलग मास्टर होंगे। उनके गेम और रूल भी अलग अलग होंगे। अगर ये चिड़ी, ईट या फिर दिल के बादशाह का गेम ज्वाइन कर ले तो हुकुम का बादशाह इनका कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप लोग खुद सोच कर देखो, अगर हुकुम का बादशाह दिल के बादशाह के गेम में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे, ऐसे तो गेम खराब हो जाएगा। इसलिए गेम मास्टर ने जरूर कोई नियम बनाया होगा जिससे चारों बादशाह एक दूसरे के गेम में इंटरफेयर ना करे। अगर अरिसू भी गेम मास्टर होता तो कुछ इसी तरह का नियम बनाता। अब इनके पास 2 रास्ते थे, या तो हुकुम के बादशाह से डरकर यही छिपे रहे और वीजा खत्म होने के बाद मर जाए, या फिर कोई गेम ज्वाइन कर इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता पता लगाए। बादशाहों को तो गेम मास्टर के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता ही होगा। रह गई बात तीनों में से किस बादशाह की गेम ज्वाइन करे, तो सबसे अच्छा ऑप्शन था चिड़ी, क्योंकि चिड़ी का गेम टीम वर्क से खेला जाता है और इनके पास तो एक बेहतरीन टीम भी है। अगले पल गाड़ी उठाएं और चिड़ी के बादशाह का बैनर को फॉलो करते हुए उसके अड्डे पर पहुंच गए। ये कोई बंदरगाह लग रहा था जहां पर चारों ओर कंटेनर्स ही भरे पड़े थे। वहीं सामने टेबल पर 4 बैंड रखा हुआ मिला। बोर्ड पर लिखा था कि इस गेम को ज्वाइन करने के लिए 5 लोग चाहिए, मगर वे तो 4 ही थे, ऊपर से बैंड भी 4 ही था। तभी निरागी सामने आया, जिसे देख ये हैरान रह गए, क्योंकि इन्हें लगा था कि निरागी मर चुका होगा, लेकिन वो जिंदा था और 5वां बैंड उसी के हाथ में था। इनके सामने बड़ी दुविधा आन पड़ी, क्योंकि सबको पता ही है कि निरागी कैसा है। अगर ये उसको टीम में लेकर खेलेंगे तो पक्का हार जाएंगे। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। किस्मत भरोसे ये सब गेम ज्वाइन कर लिए। अंदर इन्हें चिड़ी के बादशाह की टीम मिली। स्ट्रेट बाल, मस्तानी चाल तथा तन पर एक भी लत्ता नहीं। ये थी चिड़ी के बादशाह की पहचान। नाम था क्यूमा। उसने बारी बारी अपने टीममेट्स का परिचय दिया, जिनमें थे यूटीए, मकी, बाके बिहारी और सितारा। वो सब तो ठीक है, चिड़ी के बादशाह को नंगू पंगू देख इनकी बोलती बंद हो गई थी। उसका जवाब था कि हमें परमात्मा ने दुनिया में जैसा भेजा है वैसे ही रहना चाहिए। खैर, अपनी अपनी मर्जी। रह गई बात इस गेम के नियम की, तो नियम जानने से पहले अरिसू ने पूछा, तुम लोग कौन हो? बादशाह ने बताया कि वो इस देश के सिटीजन्स हैं। इसके आगे और जानना है तो उन्हें क्यूमा की टीम को हराना होगा। जिस गेम को ये खेलने वाले हैं उसे सितारा ने बनाया है। इस दुनिया में कोई भी गेम रिपीट नहीं होते, यानी क्यूमा की टीम के लिए भी ये गेम नया है। हारने वाली टीम को लेजर से मार दिया जाएगा। पड़ाव चिड़ी का बादशाह, तय समय 2 घंटे। नियम कुछ इस प्रकार से हैं। गेम के शुरुआत में दोनों टीम्स को 10-10 हजार पॉइंट्स मिलेंगे, जिसे इन्हें अपने टीम मेंबर्स में बांट लेना होगा। पॉइंट किसी प्लेयर को कम तो किसी को ज्यादा या फिर बराबर भी बांट सकते हैं, मगर
किसी के पॉइंट 100 से कम नहीं होने चाहिए। इस गेम में पॉइंट हासिल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है बैटल करके, मतलब बैटल करने के लिए अपने विरोधी टीम के प्लेयर को छूना होगा। जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। देखा जाए तो ये रिस्की है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि विरोधी टीम के प्लेयर के बैंड में कितने पॉइंट्स हैं। अगर उसके पॉइंट आपसे ज्यादा हुए तो वो जीत जाएगा। जीतने वाले प्लेयर को 500 पॉइंट मिलेंगे, जबकि हारने वाले प्लेयर से 500 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। बैटल जोड़ी बनाकर भी कर सकते हैं। जोड़ी बनाते ही दोनों प्लेयर्स के पॉइंट्स जुड़ जाएंगे तथा जीतने पर दोनों में बराबर बंट जाएंगे। भाग्य संयोग किसी प्लेयर के पॉइंट माइनस में चले गए तो उस प्लेयर के लिए ये गेम वही खत्म हो जाएगा। पॉइंट बनाने का दूसरा तरीका है आइटम्स को कलेक्ट करना। यहाँ मौजूद तमाम कंटेनर्स में से किसी 6 कंटेनर्स में 6 आइटम रखे हैं। उन आइटम्स को कलेक्ट करके भी पॉइंट्स बना सकते हैं। तीसरा और लास्ट तरीका, जिसे अगर सही से खेल गए तो बाजी पलट सकती है, ये है बेस। इसके ठीक दूसरी साइड पर चिड़ी के बादशाह का भी बेस है। विरोधी टीम के बेस को छूने पर 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर ऐसा है तो बेस की रक्षा के लिए भी तो कोई नियम होगा। अगर विरोधी टीम का प्लेयर इनके बेस को टच करने आता है तो बचाव में इन्हें अपने बेस को टच करके रखना होगा। बेस को टच करते ही जिन जिन प्लेयर्स ने बेस को टच किया होगा सिर्फ उनके पॉइंट्स अनंत हो जाएंगे। जिसके बाद अगर वो विरोधी प्लेयर को बैटल कर देते हैं, मतलब एक हाथ से बेस तथा दूसरे हाथ से विरोधी प्लेयर को छू लिए, तो उस विरोधी प्लेयर के 10,000 पॉइंट्स कट हो जाएंगे। अगर उसके पॉइंट्स माइनस में चले गए, उसी क्षण उस प्लेयर को लेजर से मार दिया जाएगा। जीतने वाले प्लेयर को 10,000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक और बात, किसी के साथ बैटल करने के बाद दोबारा से बैटल करने तथा जीते हुए पॉइंट्स को बैंड में ऐड करने के लिए इन्हें अपने बेस पर लौटकर बेस को छूना होगा। अपने आप को एक्टिवेट करना होगा, तभी जाके बैटल कर पाएंगे। अन्यथा ऐसा किए बगैर बैटल करते हैं तो दोनों प्लेयर्स को उनके बैंड से जोर का झटका लगेगा। यही कुछ नियम थे जिन्हें ध्यान में रखकर इन्हें इस गेम को खेलना था। पॉइंट बांटते ही खेल शुरू हो गया। अरीसू ने तेज भागने वाले प्लेयर्स को कम तथा धीरे भागने वालों को ज्यादा पॉइंट्स दिए थे। दत्ता के पॉइंट्स तो ठीक थे, उसके पास इन्फिनिटी पॉइंट्स का पावर सपोर्ट था। आगे जाकर इन्हें माकी मिला, जो इनको जोड़ी बनाते देखते ही भाग खड़ा हुआ। इधर काफी कंटेनर ढूंढने के बाद अरीसू और क्वीन को एक आइटम मिला। बटन प्रेस करते ही क्वीन के बैंड में 2000 पॉइंट्स जुड़ गए। अगले ही पल अनाउंस हुआ कि पॉइंट्स में बदलाव हुए हैं। अरीसू की टीम 2000 पॉइंट से आगे है। इतने में औसागी और निरागी ने भी बाके बिहारी को फंसा लिया। ये एक के बाद एक मिलकर चारों विरोधी प्लेयर्स से बैटल करके जीत गए, क्योंकि क्यूमा ने अपने सारे प्लेयर्स में 2-2000 पॉइंट्स बांट दिए थे। जोड़ी बनाकर भी नहीं खेल रहे थे। मतलब चिड़ी का बादशाह इतना बेगैरत बकवास जाहिल होगा, इन्होंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। फिर से अपने आप को एक्टिवेट किए और जोड़ी बनाकर आइटम्स को ढूंढने निकल पड़े। इधर चिड़ी के बादशाह ने हारने के बाद एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया। सबने उसके प्लान को ध्यान से सुना और फिर ये अरीसू के बेस पर हमला बोलने पहुंच गए। उन्हें चारों तरफ से आते देख दत्ता डर गया। साथ ही साथ वार्न किया कि उसके पास अनंत पॉइंट्स है, जो भी उससे बैटल करेगा वो मारा जाएगा। चारों एक दूसरे की आंखों में देखे और दत्ता की तरफ तेजी से दौड़ पड़े। दत्ता एक बार में एक को ही बैटल कर पाया, जबकि 3 प्लेयर्स ने एक साथ बेस को टच कर लिए। अगले पल अनाउंस हुआ कि दोनों टीमों के पॉइंट्स में बदलाव हुए हैं। चिड़ी के बादशाह की टीम 4000 पॉइंट से आगे है। तो हुआ यह कि 3 प्लेयर्स ने बेस को टच किया, जिसके इन्हें 10-10 हजार करके 30,000 पॉइंट्स मिले, जबकि दत्ता सिर्फ एक को ही बैटल कर पाया, जिसके उसे 10,000 पॉइंट्स मिले। वही बैटल हारने के बाद शितारा के पॉइंट्स माइनस में चले गए। अगले ही पल उसे लेजर से मार दिया गया। इनकी आंखों का तारा शितारा नहीं रहा, यानी देखा जाए तो वो चारों सर पे कफन बांध कर आए थे। उन्हें पहले से ही पता था कि इस बैटल में उनमें से किसी एक की मौत होगी। शितारा के मौत का बादशाह और उसके टीममेट्स को काफी अफसोस हुआ, और हो भी क्यों ना, अपनी दुनिया में वे सभी जिगरी दोस्त थे, साथ मिलकर एक बैंड चलाते थे। इधर अरीसू को अब जाके समझ आया कि क्यूमा ऐसे ही बादशाह नहीं बना। जितना बेवकूफ वो अपने आप को दिखा रहा है, असल में है नहीं। उसने जीतने के लिए अपने ही टीममेट की बलि चढ़ा दी। वैसे दत्ता के पास 10,000 पॉइंट्स है, जिससे जोड़ी बनाकर ये बैटल कर सकते हैं, मगर बैटल करके जीतते भी है तो एक बैटल के 500 पॉइंट्स मिलेंगे। उसमें क्या ही हो जाएगा। इनके सामने 2 रास्ते थे, या तो ये मिलकर उनके बेस पर हमला करे या फिर कंटेनर्स में बचे उन आइटम्स को ढूंढे। जहां तक निरागी और अरीसू को लग रहा था कि उनके विरोधी 4000 पॉइंट्स से आगे चल रहे हैं, तो बेस छोड़कर क्यों हटेंगे, वहां जाना फिजूल ही होगा। इन्हें बैटल से बचते हुए अलग अलग होकर आइटम्स को ढूंढना चाहिए। ढूंढने निकले तो आइटम्स तो नहीं मिले, उल्टा क्वीन ओसागी तथा अरीसू उनके चुंगल में फंसकर बैटल हार गए। इस दरमियान चिड़ी के टीम मेंबर्स को 4 आइटम्स भी मिले, जिससे वे अब 12,000 पॉइंट से आगे हैं। यानी अरीसू का अंदाजा
बिल्कुल गलत निकला। चिड़ी के बादशाह के टीम मेंबर्स में से कोई भी बेस पर नहीं था। सब इनसे बैटल करने तथा आइटम्स को ढूंढने निकले थे। क्यूमा पहले ही भांप चुका था कि उनके अपोनेंट्स में उनके बेस पर हमला करने जितना दमखम नहीं है। अरिसु को अब जाके समझ आया कि उसका पाला गेम के किसी बादशाह से पड़ा है। इनके जीतने की उम्मीद ना के बराबर थी। ना ही तो बैटल करके 12,000 पॉइंट बना सकते हैं और ना ही आइटम्स में 12,000 पॉइंट मिलेंगे। 6 आइटम्स में 10,000 पॉइंट्स थे, जिनमें से 7,500 पॉइंट्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। आखिरी आइटम में सिर्फ 2,500 पॉइंट्स होंगे। इतने में आरिसु बेस को टच करने गया, तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने अपने बैंड को एक्टिव नहीं किया और किसको कैसे क्या करना है बारीकी से समझा दिया। इस तरकीब के जरिए ही इनकी किस्मत बदलेगी तो बदलेगी, वरना मरना तो है ही। वैसे भी गेम खत्म होने में अब कुछ ही मिनट बचे हैं। उधर वे लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तभी उसागी सामने आई और बाके बिहारी को उकसाने लगी कि ओ बाके बिहारी दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। बाके बिहारी को कोई चैलेंज करे और वो मना कर दे। ऐसा भला हो सकता है क्या? दोनों के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो गया। इस बार उसागी अगर बैटल हारी तो मारी जाएगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ 50 पॉइंट ही शेष बचे हैं। इधर ये तीनों भी चिड़ी के बेस पर आ धमके। यूटीमाकी और क्यूमा ने जैसे ही बेस को टच किया, उनके पास अनंत पॉइंट्स हो गए। यानी अब वो अपने बेस को डिफेंड करने के लिए तैयार है। अगले ही पल क्वीन अरिसु और निरागी 3 तरफ से उनके बेस पर हल्ला बोल दिए। मकी क्वीन से भिड़ गया। इससे पहले कि अरिसु बेस को छूता, क्यूमा ने उसे बैटल कर दिया, मगर अरिसु ने अपने बैंड को एक्टिव नहीं किया था, जिससे उन दोनों को बैंड से जोरदार झटका लगा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। सही मौका देख निरागी बेस को टच करने में कामयाब रहा। तुरंत ही 10,000 पॉइंट्स मिल गए। निरागी का बैंड इनएक्टिव होते ही उसने फौरन माकी को झटका दिया। क्वीन बेस की तरफ झपटी, मगर ऐन वक्त पर माकी ने उसे बैटल कर दिया। यानी सब गुड़ा गणित लगाने के बाद भी ये 3,000 पॉइंट से पीछे रह गए। समय भी सिर्फ 20 मिनट ही बचे हैं। इस दरमियान अगर ये आखिरी आइटम भी ढूंढ ले तो भी 500 पॉइंट से हार जाएंगे। वही यूटीए का कहना था कि अब गेम खत्म होने तक जितना भी समय बचा है वो इनएक्टिव ही रहेंगी, ताकि उसे कोई बैटल ना कर पाए। उनके टीम में एक वही थी जिसके पास सिर्फ 5,000 पॉइंट्स थे। रह गई बात बाके बिहारी, मकी और क्यूमा की, तो उन सब के पास 12,000 पॉइंट से भी ऊपर है, जिन्हें वे बैटल करके हरा नहीं सकते। तभी उसागी ने उस आखिरी आइटम को ढूंढ निकाला। अब सिर्फ 500 पॉइंट्स चाहिए थे। निराश होकर बेस पर लौटे तो देखे कि दत्ता अपने ही हाथ को तोड़कर बैंड को निकालने में लगा था। उसके पास एक सॉलिड प्लान था। उसके बैंड में 10,100 पॉइंट्स है। अगर वे इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से करे तो बाजी पलट सकती हैं। उधर चिड़ी का बादशाह अपनी जीत मान ही चुका था, इसलिए बेस को छोड़कर सैर सपाटा पर निकल गया। कुछ देर बाद उसके पास आरिसु भी आदमका और गिड़गिड़ाने लगा कि मरने से पहले वो जानना चाहता है कि इस गेम के क्रिएटर कौन है, इनकी असली दुनिया का क्या हुआ। वैसे चिड़ी के बादशाह ने उसे गेम के शुरुआत में ही बता दिया था कि कुछ भी जानने के लिए उसे चिड़ी के बादशाह को हराना होगा, जो कि वो नहीं कर पाया। खैर छोड़ो, हाथ ही मिलाकर बैटल कर लो। अगर मरना ही है तो एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ बैटल करके मरूंगा। यही उसकी आखिरी इच्छा थी, जिसे क्यूमा ने पूरा कर तो दिया, मगर बैटल में हार गया, जिससे क्यूमा के 500 पॉइंट माइनस हुए और ये 500 पॉइंट से आगे हो गए। दरअसल दत्ता मरना नहीं चाहता था। उसी ने अरिसु को आइडिया दिया कि उसके बैंड में 10,100 पॉइंट्स है। अगर अरिसु उसे जेब में छिपाकर पेयर कर ले तो विरोधियों को इसकी भनक नहीं लगेगी। ये जीतने के लिए इस हद तक क्रूर हो जाएंगे। क्यूमा को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अरिसु के जीतने के बाद भी क्यूमा ने उसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, चिड़ी की टीम मारी गई। उनका बैनर जहाज के साथ ही तबाह हो गया। ये लोग जब तक वापस लौटते दत्ता मर चुका था। किसे पता था कि इनके टीम का सबसे फिसड्डी प्लेयर ही इनकी नैया पार लगाएगा। यहाँ से कहीं दूर हम दिल के गुलाम के बैनर को देखते हैं। ये कोई सरकारी जेल मालूम पड़ रहा था। इस गेम को खेलने के लिए 19 लोग अपने अपने कॉलर को पहनकर तैयार बैठे थे। उन्हीं में चिशिया भी था। 20वें प्लेयर के गेम ज्वाइन करते ही इन्हें पड़ाव मिला दिल का गुलाम। तय समय है 1 घंटे। नियम की बात करें तो इनके कॉलर के पीछे प्लेइंग कार्ड का सिंबल बना हुआ है, जिसे ये खुद से नहीं देख सकते। इन्हें उसे अंदाजा लगाना होगा। फिर टाइम खत्म होने से 5 मिनट पहले किसी भी सेल में जाकर अपने अपने कॉलर के सिंबल को बताना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो टाइम पूरा होते ही उस प्लेयर के गले का कॉलर फट जाएगा। हर राउंड में कॉलर के सिंबल बदल जाएंगे। इस गेम का मकसद ये देखना है कि आप किसी अनजान व्यक्ति पर कितना भरोसा कर सकते हैं। इनके बीच दिल का गुलाम भी प्लेयर बनकर इस गेम को खेल रहा है। अगर जीतना है तो इन्हें दिल के गुलाम से सावधान रहकर खेलना होगा। ये गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि दिल का गुलाम गलत जवाब देकर मर नहीं जाता, या फिर वो
इन 19 लोगों को अपने झांसे में फंसाकर मरवा नहीं देता। ये सुनते ही सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। कौन जाने इनके बीच दिल का गुलाम कौन है। एक और बात, कोई भी प्लेयर किसी भी प्लेयर को जान से नहीं मार सकता और ना ही किसी रिफ्लेक्ट होने वाली चीज पर से अपने सिंबल को देख सकता है। ऐसा करते अगर कोई पकड़ा गया तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। इसको खत्म होने में हफ्ते, महीने या फिर सालों लग सकते हैं। इसलिए खाने पीने का भी भरपूर सामान रखा गया है। जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं उनके वीजा के दिन भी कम नहीं किए जाएंगे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा लोग ग्रुप बनाने लगे ताकि एक दूसरे को अपने कॉलर का सिंबल बता सके। इन्हीं में एक बहुत तेज तर्रार लड़की थी जिसका नाम था चिंकी। उसने पल भर में सबसे बड़ी टीम बना ली। वही चिशिया अपने पास खड़े एक महानुभाव को बताया कि जिस टीम में जितने ज्यादा लोग होंगे वो टीम उतनी ही जल्दी धराशायी होगी। इसलिए मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर इस गेम को जीत लेंगे। चिशिया बात करने में कलाकार तो था ही, उसने चिंटू को फुसलाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। दोनों ने एक दूसरे के सिंबल्स भी बता दिए और पर 2 लोग दिखे जिन्हें अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला था। इसलिए हार थक कर वो दोनों भी अपनी जोड़ी बना लिए। यहीं पर एक यावा नाम का बंदा भी था जो एक लड़की को जबरन कंट्रोल किया हुआ था। मतलब वो लड़की डरकर उसके साथ थी। 55 मिनट बिता फिर जवाब देने की बारी आई। सभी अपने अपने पसंदीदा सेल में जाकर जवाब दिए। पहला राउंड पूरा हुआ मगर कोई नहीं मरा क्योंकि सबने सही जवाब दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो ये सालों साल यहीं पर कैद होकर रह जाएंगे। इतने में एक गुंडा एक शरीफ से दिखने वाले आदमी को पीटने लगा क्योंकि वो उसके कॉलर का सिंबल नहीं बता रहे थे। मौका देख जेम्स नाम का प्लेयर उन्हें सहारा देने के बहाने उकसा दिया कि बोल दो उसका सिंबल चिड़ी है। उसने ऐसा ही किया। चिंकी को वो शरीफ आदमी सही लगा, इसलिए उसने उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। जवाब देने की बारी आई तो गुंडे ने चिड़ी जवाब दिया, जबकि उसका सिंबल तो ईंट था। आखिरी सेकंड पूरे होते ही उसका गला खरबूजे की तरह फूट गया। गेम में कौन प्लेयर एलिमिनेट होकर मर रहा है वो सब स्क्रीन पर बाकायदा दिखाया और बताया जा रहा था। तेज तर्रार चिंकी को समझते देर नहीं लगा कि ये शरीफ आदमी ही दिल का गुलाम है। तभी तो उससे झूठ बोलकर उस गुंडे को मरवा दिया। इस राउंड में हम इसे मरवा देते हैं। मगर पिंकी इसके खिलाफ थी क्योंकि अगर वो गुलाम नहीं हुआ तो खामखां उसकी जान चली जाएगी। किसी ने उस भले मानुष के सिंबल को नहीं बताया जिस कारण वो भी मारा गया। 18 खिलाड़ी सेल से बाहर आए। इतने में अगला राउंड शुरू होने का अनाउंस हुआ। चिंकी हैरान रह गई कि उन्होंने गलत आदमी को मरवा दिया। अगर वो शरीफ आदमी दिल का गुलाम होता तो गेम खत्म हो जाना चाहिए था। कोई ना इस बार वो पिंकी पर निशाना साधने लगी क्योंकि पिछले राउंड में वो उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रही थी। क्या पता आगे चलकर वो इनके ग्रुप के लिए खतरनाक साबित हो। इसलिए सभी ने मिलकर उससे झूठ बोला कि उसके कॉलर का सिंबल चिड़ी है, जबकि असल में तो दिल था। वही चिशिया हर एक प्लेयर पर बारीकी से नजर बनाए हुए था। कौन कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, उसकी नजर हर किसी पर थी। वो गुलाम को पहचानने में बराबर लगा हुआ था। इस बार जवाब देने की बारी आई तो पिंकी का पत्ता कट गया। इससे रिंकी का माथा ठनक चुका था। वो समझ चुकी थी कि चिंकी उसको भी मरवा सकती है। अगला राउंड शुरू हुआ। सबने रिंकी का सिंबल बताया दिल, जो कि बिल्कुल सही था। मगर उसे चिंकी और अपने टीम पर भरोसा नहीं था। इससे पहले कि उसके टीममेट्स उसके साथ खेला करते, रिंकी कंफर्म करने के लिए एक दूसरे जोड़े के पास गई। उन दोनों ने उस पर तरस खाकर बता दिया कि उसका सिंबल चिड़ी है। भाई साहब वो इतना खुश हुई कि जैसे लॉटरी लग गई हो। पर ये लॉटरी नहीं, उसके मौत का फरमान था। गुलाम को एलिमिनेट करने के लिए लोग दबाकर दूसरे ग्रुप के लोगों से झूठ बोल रहे थे। 6वां राउंड आते आते चिशिया का पार्टनर बेकाबू होने लगा था। 9वां राउंड तक चिंकी के टीम में भी फुट पड़ चुकी थी। उनमें भी सिर्फ 4 ही लोग बचे थे। इस बार पप्पू ने सोचा कि क्यों ना चिंकी को ही रास्ते से हटा दिया जाए, पर झूठ बोलने में उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वो झूठ नहीं बोल पाया। चिंकी उसकी मंशा समझ गई। फिर क्या था, चिंकी ने बचे हुए 2 साथी सिट्टू और बिट्टू के साथ मिलकर प्लान बनाया कि अगले राउंड में पप्पू को खत्म कर देते हैं। फिर वो मस्तानी चाल चलते हुए अपने सेल की तरफ बढ़ चली। इधर सिट्टू और बिट्टू समझ चुके थे कि उनके लिए चिंकी और पप्पू दोनों खतरनाक है। क्यों ना अगले राउंड में उनका सुपड़ा साफ कर दिया जाए। अगले राउंड में चिंकी और सिट्टू बिट्टू ने मिलकर पप्पू का सिंबल गलत बताया। फिर चिंकी की बारी आई तो इन तीनों ने मिलकर चिंकी का सिंबल गलत बताया। गलत जवाब देते ही चिंकी और पप्पू दोनों ऑफ हो गए। डर का आलम इस कदर बढ़ चला था कि सिट्टू बिट्टू को भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा। दोनों एक दूसरे को अपने अपने सिंबल गलत बताए और मारे गए। अब सिर्फ 6 लोग बचे थे, यानी कि 3 जोड़ियां। वही चिशिया ने जिस लड़के को पार्टनर बनाया था वो काफी नरम दिल का था। इतनी मौतें देख उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वह प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसने 13वें राउंड में हार मान जवाब देने से मना कर दिया। मतलब चिशिया की तो लग गई। वो बुरा फंस चुका था। अगला राउंड शुरू होते ही वो जुगनू से मिला। उससे अपने कॉलर का सिंबल पूछा, मगर जुगनू तो जुगनू है, वो कहा कुछ बताने वाला था।
तभी चिशिया चाल चलना शुरू किया कि जुगनू का जो पार्टनर जेम्स है वो खूनी है। उसने 4 लोगों का मर्डर किया है। उसे असल दुनिया में फांसी होने वाली थी। वैसे ये न्यूज चिशिया ने पेपर में पढ़ी थी। मतलब देखा जाए तो दिल का गुलाम उसके जैसा ही कोई खूंखार अपराधी हो सकता है। अब सिर्फ 5 लोग बचे हैं। मतलब इस राउंड में दिल का गुलाम अपनी चाल जरूर चलेगा। यानी इस बार जुगनू की बत्ती गुल होने वाली है। इसलिए उसके पास उसके सिंबल को कंफर्म करने के लिए एक्स्ट्रा पार्टनर मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। वैसे तुम्हारा सिंबल हुक्म है। जुगनू उसकी बातों में नहीं आया, फिर भी बताता गया कि उसका सिंबल दिल है। चिशिया को तो पता ही है कि वो झूठ बोला होगा। इधर जुगनू वापस आकर जेम्स को बताया कि वो भूरे बालों वाला लड़का ही दिल का गुलाम है। उसे फुसलाने की कोशिश कर रहा था, मगर इस बार यकीनन वो मरेगा और हम गेम जीतेंगे। उधर चिशिया सोनाली के पास पहुंचा, बताया कि उसका पार्टनर मर चुका है। उसे अपना सिंबल जानने के लिए हेल्प चाहिए, बदले में वो भी उसके सिंबल को बता देगा। वैसे जुगनू से उसने पूछा था तो उसने चिढ़ी बताया। यकीनन वो झूठ बोला होगा। सोनाली ने उसके सिंबल को देखा और बिना कुछ बताए ही चली गई। मतलब चिड़ी तो नहीं है और ना ही दिल, जैसा कि जुगनू ने बताया था। यानी ईट और हुक्म में से ही कोई एक हो सकता है। खैर जो भी हो, सोनाली वापस अपने जोड़ीदार के पास पहुंची क्योंकि जवाब देने का टाइम करीब आ चुका था। यावा ने तो उसका सिंबल सही बता दिया, मगर इस बार सोनाली पलट गई। सिंबल था चिड़ी और उसने ईट बताया। यानी इस बार यावा का भी कावा कावा हो जाएगा। इधर जेम्स ने सही सही बता दिया कि जुगनू का सिंबल है हुक्म। जब जेम्स की बारी आई तो जुगनू उससे सरासर झूठ बोला। जेम्स का सिंबल था दिल, जबकि उसने हुक्म बता दिया। सभी जवाब देने अपने अपने सेल में पहुंचे। चिशिया ने 3-5 करके अनुमान लगा लिया था कि उसका सिंबल दिल और चिड़ी नहीं है। उसे हुक्म और ईट पर ही तुक्का लगाना था, तो उसने अंदाजे से अपना जवाब दे दिया। तभी कॉलर फटने का धमाका हुआ। सेल से एक प्लेयर ही निकल पाया। वो था जुगनू। कुछ देर इंतजार किया, फिर कह कहकर हंस पड़ा कि जीत गया मैं जीत। इतने में एक और सेल का दरवाजा खुला। वो था चिशिया। असल में उसने अंदाजा लगा लिया था कि जुगनू ही दिल का गुलाम है। जिस प्लेयर से कोई जोड़ी नहीं बना रहा था, आखिर वो उसी के पास क्यों गया? क्योंकि उसे लगा कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है। तभी तीसरा दरवाजा खुला। वो था जेम्स। जुगनू के झूठ बोलने के बाद भी आखिर वो बच कैसे गया? तो बात ऐसी है कि उसे जुगनू पर शुरुआत से ही शक था। वो जानता था कि अगर जुगनू दिल का गुलाम हुआ तो अंत में अपनी चाल जरूर चलेगा। तभी चौथा दरवाजा खुला। वो था यावा। मतलब सोनाली के झूठ बोलने के बाद भी वो बच गया और सोनाली को उसने सही सिंबल बताया था, फिर भी वो मर गई। इसका मतलब ये हुआ कि कोई और था जो सोनाली से कनेक्ट था। जुगनू चिशिया पर इल्जाम लगाने लगा कि यही सोनाली से कनेक्ट होगा। ये भूरे बालों वाला ही दिल का गुलाम है। जुगनू को गुलाम साबित करने का तोड़ चिशिया के पास रेडी था। उसने बताया कि जुगनू और सोनाली अपने सिंबल को उनके पार्टनर ने सही बताया या फिर गलत। कंफर्म करने के लिए चिप्स के पैकेट का इस्तेमाल करते थे, जो कि 4 फ्लेवर में आता है। खट्टा हुआ तो हुक्म, तीखा हुआ तो इट। ऐसा कुछ जुगाड़ उन्होंने बनाया था। आखिरकार तीनों ने अपनी अपनी बात रखकर गुलाम को ढूंढ ही निकाला। रह गई चिशिया, यावा और जेम्स के बचने की बात। तो चिशिया का तुक्का सही बैठ गया था। वही सेल में जवाब देने जाने से पहले जेम्स और यावा इत्तेफाक से टॉयलेट में मिले थे। यावा को लग रहा था कि जेम्स दिल का गुलाम है और जेम्स को लग रहा था कि यावा दिल का गुलाम है। खैर, दोनों असल जिंदगी में क्रिमिनल थे। बात करने पर पता चला कि दोनों के ख्यालात भी काफी मिलजुल रहे थे। दोनों का एक ही कहना था कि इस दुनिया से बेहतर जगह राजकाज करने के लिए कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें काबू करने के लिए इस दुनिया में कोई पुलिस प्रशासन, नियम, कानून वगैरह नहीं है। इन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपनी टीम बना ली। उन्हें भी पता था कि ये राउंड डिसाइडर राउंड होने वाला है। तभी अगला राउंड स्टार्ट हुआ। दोनों ने मिलकर जुगनू को दबोच लिया। उन्हें जुगनू से इस दुनिया के बारे में और जानना था, पर जब वो कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ तो ये उसकी जुबान काट दिए। मतलब नियम में यही बताया गया था कि किसी प्लेयर को जान से नहीं मारना है, पर ये जीभ तो काट ही सकते हैं। बेचारा दिल का गुलाम तुक्का लगाने लायक भी नहीं रहा और ये तीनों गेम जीत कर निकल गए। पिछले पार्ट में हमने देखा कि दिल के गुलाम को हराने के बाद चिशिया गेम के अगले बादशाह की लंका लगाने निकल चुका था। इधर निरागी भी दत्ता को दफनाने के बाद इनसे अलग हो गया। वही क्वीन भी चिशिया को ढूंढने के लिए इनका साथ छोड़ गई। टीम में रह गए तो सिर्फ अरिसू और उसागी। भटकते भटकते एक जगह इन्हें बहुत सारी लाशें मिली। वही कुछ दूरी पर एक वैन के पास एक आदमी दिखा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ये दोनों उसके पास पहुंचे। उसके जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वो था फिल्म। वैन के अंदर छानबीन किए तो पता चला कि ये आदमी किस फिल्म की बात कर रहा था। इस दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम नहीं करते, इसलिए इस शख्स ने वीडियो बनाने के लिए पुराने जमाने के कैमरे का इस्तेमाल किया। इस गेम की दुनिया की सच्चाई रिकॉर्ड कर वो अपनी दुनिया के सामने लाना चाहता था।
उसने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए जो खूंखार अपराधी थे। उनके लिए तो ये दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं थी, तो वही शरीफ लोगों का इस दुनिया में बुरा हाल था। इसी फिल्म में हान भी नजर आई। असल में वो टोक्यो से बाहर निकलकर इस दुनिया के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वो टोक्यो से जितना बाहर जा रही है, जंगल झाड़ उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। एक रोज इस शख्स को एक लड़की के बारे में पता चला। वे सब गायब होकर इस दुनिया में कैसे आए उसे याद था। ये शख्स उसका इंटरव्यू लेने पहुंचा। लड़की ने बताया कि उनके गायब होने से पहले आसमान में आतिशबाजी हुई थी। असल में वो आतिशबाजी थी ही नहीं, वो तो इससे पहले कि वो कुछ बताती, हुकुम के बादशाह ने उनके कॉलोनी पर हमला कर दिया। देखते ही देखते सभी लोग मारे गए। इतने में बादशाह फिर से लौट आया। अरिसु और उसागी किसी तरह उससे जान बचाकर भाग निकले। जंगल में भागते भागते उसागी उसके चुंगल में फंस गई। इससे पहले कि बादशाह उसको खत्म करता, अरिसु उसका ध्यान भटकाकर भाग निकला। बादशाह उसागी को छोड़ उसके पीछे पड़ गया। अरिसु जितना तेज भाग सकता था भागा, मगर आगे जाकर खाई में गिर पड़ा। हुकुम का बादशाह उसे गोली मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सामने से उस पर कोई हमला करने लगा। दोनों तरफ से तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। इस बीच अरिसु किसी तलवारबाज के हत्थे चढ़ गया, जिसकी एक टांग लोहे की थी। देर रात जब होश आया तो पता चला कि वो कोई लड़की थी जिसका नाम था हेया। वैसे हेया ने तो अरिसु को वही छोड़ दिया था क्योंकि वो उन पर बोझ बन जाता। फिर भी उसके पार्टनर ने उसे बचाकर यहाँ लाया। पता चला कि उस तीरबाज का पार्टनर कोई और नहीं बल्कि अगुनी था। बीच पर गोली लगने के बावजूद भी उसने मौत को चकमा दे दिया था। अगुनी और हेया हुकुम के बादशाह को मारने के लिए जाल बिछाए हुए थे, मगर अरिसु ने बीच में टांग अड़ाकर पूरे प्लान की ऐसी तैसी कर दी। कोई ना, इस बार तो वो बादशाह बच गया, लेकिन आगे और भी मौके मिलेंगे। इस मुहिम में अरिसु उनका साथ तो नहीं देना चाहता था, पर वो बादशाह इन्हीं के तलाश में जंगल में भटक रहा है, इसीलिए इनके छत्र छाया में रहने के अलावा अरिसु के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। सोते समय हेया अपने बीते ख्यालों में डूब गई। पता चला कि असल दुनिया में वो हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। लड़कों के मामले में उसके चाल चलन ठीक नहीं थे, मतलब बिगड़ी हुई लड़की थी। छुट्टी के बाद जब वो अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से बाहर निकली, तभी आसमान में आतिशबाजी हुआ। वहां के सारे लोग एकाएक गायब हो गए। कंधे पर बैग और मन में कई सवाल लिए वो एक स्टेडियम में पहुंची। वहां एक पुराना खिलाड़ी था जिसने उसको बताया कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें इस गेम के पड़ाव को पार करना होगा। पड़ाव मिला हुकुम का सत्ता, नियम। समय रहते इनको गेम एरिया के तबाह होने से पहले भागना होगा। जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, जमीन के अंदर कंपन स्टार्ट हो गया। वहां अफरा तफरी मच गई। अगले ही पल जगह जगह से जमीन फटने लगी, भयंकर ब्लास्ट होने लगे। पल भर में पूरा स्टेडियम ही धाराशायी हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद हेया होश में आई। वो जिंदा तो थी, मगर उसके एक पैर का बुरा हाल था। सरिया आर पार हो चुका था। ऊपर से स्टेडियम का छत कब उसके ऊपर गिर पड़े, इसका भी कोई भरोसा नहीं था। और तो और पानी भी उबल रहा था जिसमें अनगिनत लाशें तैर रही थीं। इस डर के आलम में भी उसने हार नहीं माना। हिम्मत जुटाई और किसी तरह अपने पैरों को सरिया से बाहर निकाली। तभी उसे दाहिने साइड पर एक रास्ता दिखा। उस रास्ते को घायल पैरों से पार कर पाना आसान नहीं था। दर्द का आलम कुछ इस कदर बढ़ा कि वो अपने आप ही कबूल करने लगी कि वो अच्छी लड़की नहीं है। पास्ट में उसने बहुत खेला किया है, शायद इसीलिए ईश्वर ने उसे आजमाइश में डाला है। उस पर रहम किया जाए। आगे चलकर उसे एक डॉक्टर मिला जो उस पर रहम तो किया, मगर इस एहसान के बदले हेया को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। किसी तरह जंगल में सोकर रात काटने के बाद अगली सुबह ये किसी ऐसी जगह के तलाश में निकल पड़े जहां पर वे बादशाह को ट्रैप बनाकर फंसा सके। काफी इधर उधर ढूंढने के बाद एक ऐसी जगह मिल भी गई। ट्रैप बिछाने के लिए स्टील वायर के अलावा इनके पास कोई और जुगाड़ नहीं था। जहां पर ट्रैप लगाए उसके ठीक नीचे ही खाई था। मामला बिल्कुल सेट था, सिर्फ दरकार थी तो हुकुम के बादशाह के आने की। अरिसु सेफ रहे इसलिए उसे गन देकर कैंप के पास ही बैठा दिए। काफी टाइम बीत गया। देर रात को बादशाह नजर आया। आंखों में नाइट विजन तथा हाथ में मशीन गन लिए वो किसी शिकारी के माफीक दबे पाव आगे बढ़ रहा था। अरिसु उसके नजर में आ चुका था। इससे पहले कि वो उसको शूट करता, अगुनी एक झटके में 3 गोलियां उसके सीने में उतार दिया। आखिरकार हुकुम का बादशाह मारा गया। ऐसा सोचने की गलती से भी गलती मत करना। उठते ही उसने मैगजीन की सारी गोलियां इन पर दांग दी। उसे मारने के लिए उसके आर्मर को भेदना होगा। लल्लू लाल को अब जाकर समझ आया कि उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया गया था। अगुनी ने वार्न किया कि बादशाह पेशेवर कातिल है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हम एक दूसरे को कवर देते हुए उसे खाई के पास ले जाएंगे। सपोर्ट में अरिसु ने पहली बार बंदूक चलाया और उसके झटके से खुद ही पलट गया। गेम में धड़ाधड़ गोलियां चलाने वाला बंदूक का एक झटका भी संभाल नहीं सका। खैर, जैसे तैसे करके ये खाई के करीब पहुंच तो गए, मगर बादशाह ने उनके मंशा को भांप लिया तथा अरिसु पर ग्रेनेड फेंक दिया। ये अपने ही ट्रैप में खुद ही फंस गए।
मौका देख अगुनी बादशाह पर टूट पड़ा। उनके हाथापाई के बीच बादशाह ने अगुनी को शूट कर दिया। एक गोली उसके कंधे पर जा लगी। इससे पहले कि वो उसको खत्म करता, हेया ने अगुनी को बचा लिया और उसके गोलियों से बचते हुए अगुनी को दबोचकर खाई में पलटी मार गई। खाई में उतरना रिस्की था, इसलिए बादशाह वापस लौट गया। वही अरिसू चारा बनने फिर अगुनी के पास नहीं लौटा, बल्कि अकेले ही निकल पड़ा। हर शाम वो जहां भी गेम हो रहा होता, उसागी को ढूंढने वहां पहुंच जाता, मन में आश लिए कि किसी न किसी दिन तो वो उसको मिल ही जाएगी। अब तक क्वीन भी चिसिया को नहीं ढूंढ पाई थी। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जो कि टोक्यो से बाहर निकलकर एक विशाल पहाड़ पर चढ़ चुकी थी। सामने का नजारा देख हैरत में पड़ गई, क्योंकि इस दुनिया का कुछ और छोर पता ही नहीं चल रहा था। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ पहाड़ ही नजर आ रहे थे। वहां से कहीं दूर शाम को हुकुम के क्वीन के खेल का मजमा लग चुका था। प्लेयर्स इकट्ठा होने लगे थे। उसागी भी इस गेम को ज्वाइन कर चुकी थी। इतने में अरिसू भी वहां आ धमका। आखिरकार दोनों मिल ही गए। साथ ही साथ हुकुम के रानी को हराकर गेम जीत भी लिए। इसके अगले शाम ईट के बादशाह के दरबार में खेल का निमंत्रण मिला। 4 प्लेयर ज्वाइन किए थे, जिनमें चिसिया भी था। सामने बैठा था बीच के नंबर 2 का प्लेयर कजुरियो, वही ईट का बादशाह था। चिसिया को भी ये बात आज पता चली। पड़ाव था ईट का बादशाह। हम देखे तो इन्हें 0 से 100 के बीच कोई एक संख्या चुनना है। फिर कंप्यूटर देवता सभी प्लेयर्स के चुने गए अंक का औसत निकालकर 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस प्लेयर का नंबर जवाब के सबसे करीब होगा, वो उस राउंड का विजेता होगा। जीतने के उसे 1 पॉइंट मिलेंगे, जबकि हारने वाले प्लेयर्स के 1 पॉइंट कम हो जाएंगे। इसी तरह जिस प्लेयर के -10 पॉइंट हो गए, तो उसके लिए ये गेम खत्म हो जाएगा। आखिरकार सबको मात देकर चिसिया इस गेम को भी जीत लिया। बाकी सभी प्लेयर मारे गए। अब इनको इस दुनिया में आए हुए महीने दिन से भी ऊपर हो चुके थे। इतने ही दिनों में शहर की पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। जहां नजर दौड़ाओ, खंडहर ही खंडहर नजर आने लगा था। वही गेम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक शाम क्वीन और हान भी गेम ज्वाइन करने के दरमियान मिल गए। ये गेम्स कुछ खास तो नहीं थे, पर जान का जोखिम तो हर एक गेम में था। दोनों साथ मिलकर खेले और जीत भी गए। अब सिर्फ 2 फेस कार्ड बचे हैं। दिल की क्वीन और हुकुम का बादशाह। जितने भी प्लेयर्स बचे हैं, वो सब उन बैनर्स की तरफ जाने लगे हैं। सबकी मंजिल एक ही है। उसी रास्ते पर चलते हुए अरिसू और चिसिया टकरा गए। प्लान था किसी तरह बेगम और बादशाह को हराकर गेम पूरा किया जाए। इतने में निरागी भी आ धमका और चिसिया को देखते ही गोली मार दिया, क्योंकि बीच पर चिसिया ने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। इससे पहले कि वो उसागी को भी मारता, अरिसू ने उसे शूट कर दिया। जो गोली उसागी को लगनी चाहिए थी, उसके सामने चिसिया आ गया। निरागी और चिसिया दोनों बुरी तरह घायल हो गए। इतने में हुकुम का बादशाह भी इधर ही आ धमका। अचानक वहां प्लेयर्स की भरमार लग गई। उनमें से कुछ बादशाह से मुकाबला भी कर रहे थे। उसी हुजुम में क्वीन और हान मिल गए। इतना तो तय था कि ये बादशाह को मारे बिना इस गेम को पूरा नहीं कर सकते। अभी ये कुछ प्लान बनाते, तभी एक प्लेयर ने बादशाह को कार से बुरी तरह ठोक दिया। लगा कि वो मर मुरा गया होगा, लेकिन वो जिंदा था। वो जितना क्रूर था, उसी तरह का उसका भयावह चेहरा भी था। बेशक वो आर्मी में कमांडो रहा होगा, तभी तो इतने सारे लोग मिलकर भी उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहे थे। क्वीन के पास एक हैंडमेड ग्रेनेड था, जिसे देख अरिसू को एक आइडिया सूझा। पास में ही एक परफ्यूम का शोरूम था। अगर किसी तरह बादशाह को बजाकर शोरूम में ले आए और इस ग्रेनेड को ब्लास्ट कर दे, तो मामला बन सकता है। अगुनी और हेया भी आ चुके थे। अगुनी को अरिसू का आइडिया पसंद आया। अगले ही पल ये इस पर काम शुरू कर दिए। अरिसू पूरे शोरूम में परफ्यूम का गैस फैलाने लगा, जबकि ये सब बादशाह को उकसाकर इधर लाने लगे। इस दरमियान उनके और बादशाह के बीच जमकर फाइट हुई। सब मिलकर भी उसे मार नहीं पा रहे थे, जबकि वो बारी बारी सबको घायल करते जा रहा था। देखते ही देखते अकेले ही वो इन सब की लंका लगा दिया। अगुनी को गोली भी लग गई। असल में बादशाह बहुत सारे मूव जानता था। उसे मारना इनके बस की बात नहीं थी। काम खत्म कर अरिसू जब वापस लौटा, तो देखा कि सब चित्त पड़े हैं। उसने समझदारी दिखाई और बादशाह को अपने पीछे शोरूम तक ले आया। तभी पीछे से अगुनी ने बादशाह को दबोच लिया और मौका रहते ये ग्रेनेड ब्लास्ट कर दिए। आखिरकार हुकुम का बादशाह बुरी तरह घायल हो गया। लास्ट में उसने अपनी मौत खुद चुनी। मरते वक्त उसे वो पल भी याद आने लगे जब वो भी इन्हीं की तरह प्लेयर हुआ करता था। अगुनी ने उसे मारकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। जो जहां थे सबको वैसे ही छोड़कर अरिसू और उसागी आखिरी गेम को खेलने निकल पड़े। ये आखिरी गेम था दिल के क्वीन का। पता चला कि दिल की क्वीन कोई और नहीं बल्कि बीच की खास मेंबर मीरा थी। मीरा ने उन्हें इस गेम के नियम बताए, जिसके 3 राउंड होंगे। इसमें हार जीत से कोई मतलब नहीं, बस चुनौती ये है कि उन्हें जीतने के लिए तीनों राउंड पूरे खेलने होंगे। मतलब जो भी गेम को बीच में छोड़ दिया, समझो उसकी हार हुई। लगातार 2 राउंड तो यूं चुटकी बजाते निकल गए। तीसरे राउंड की बारी आई तो क्वीन लंच का बहाना कर चाय पीने और पिलाने बैठ गई।
उससे बात करने का ये सही मौका था। तो अरिसू ने पूछ लिया कि इस गेम के खत्म होने के बाद क्या वो अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। इस पर वो फिजूल की बातें समझाने लगी कि अब से 10 साल बाद यानी कि सन 2034 तक इंसान कैंसर का इलाज ढूंढ लेंगे। उसके 50 साल बाद जीन में बदलाव कर हर एक बीमारी का इलाज संभव हो पाएगा। इंसान यही नहीं रुकेंगे, अगले 200 सालों के अंदर इंसान की यादें बनाना और उसे किसी भी डिवाइस में ट्रांसफर करना संभव हो पाएगा। अगले 300 सालों में लोगों की उम्र लगभग 300 साल से भी अधिक हो जाएगी। 500 सालों के अंदर इंसान फिजिक्स को पूरी तरह से समझकर यूनिवर्सल लॉ की खोज करके इस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जिसकी जानकारी ना हो। लोग डोपामिन लेकर जब तक चाहे जी सकेंगे और ये हमारी असल दुनिया की सच्चाई है। असल में आरिसू उसागी और जितने भी इस दुनिया में लोग हैं वे सब वर्चुअल गेम के अंदर है और मीरा इस गेम की एडमिन है। 1000 साल बाद यानी वर्तमान की दुनिया में लोग मरना ही भूल गए। ये गेम उन यादों को फील कराता है कि लोग मरते कैसे हैं, मौत का डर क्या होता है। इसलिए मीरा के द्वारा बनाया गया ये गेम असल दुनिया में काफी चर्चित हुआ। भाई साहब इसे जानकर तो दिमाग के तार हिल गए। तभी मीरा हंस पड़ी कि सब झूठ था। आरिसू तो इस पर विश्वास भी कर लिया था। असल में सच्चाई तो कुछ और ही थी। दरअसल न्यूक्लियर वॉर में दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई। जितने अमीर लोग थे वो तो बंकर में छिप गए और अब वही लोग आरिसू वगैरह के दिमाग के अंदर नकली एंड्रॉयड यादें इम्प्लांट करके जमीन के ऊपर गेम खिला रहे हैं और आखिर तक कौन जिएगा उस पर बोली लगा रहे हैं। आरिसू को लगा कि अब तो सच्चाई पता चल ही गया, जिस पर मीरा फिर से पलट गई कि ये भी मजाक था। असल में गेम का यही तीसरा राउंड है, इसलिए मीरा तब तक उसके दिमाग से खेलेगी जब तक कि वो तीसरा राउंड बीच में छोड़कर भाग नहीं जाता। मीरा यही तक नहीं रुकी। उसने बताया कि दिल का सत्ता गेम उसी ने बनाया था जिसमें उसके दोस्तों की जान गई। ये जानने के बाद तो अरिसू भड़क कर उस पर गन पॉइंट कर लिया। शायद मीरा यही चाहती थी कि तहस में आकर अरिसू उसे मार दे, मतलब उसके मरते ही तीसरा राउंड खत्म ही नहीं होगा और इस दुनिया के लोगों के लिए वीजा एक्सपायर होने और मरने के इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब खुद तो जाएगी ही, साथ में सबको लेकर जाएगी। साम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी अरिसू उसके बहकावे में नहीं आया। आखिरकार ये तीसरा राउंड पूरा किए। दिल की क्वीन भी मारी गई। सभी 52 गेम्स कंप्लीट होने के बाद एक जरूरी ऐलान हुआ। इनको 2 ऑप्शंस दिए गए, या तो ये इस देश की परमानेंट नागरिकता स्वीकार सकते हैं या फिर मना भी कर सकते हैं। अरिसू उसागी ने नागरिकता स्वीकार करने से मना कर दिया, तो वही कुछ लोग थे जिनको यहाँ की नागरिकता स्वीकार थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस दिन जब ये तीनों रोड पर मस्ती कर रहे थे तो इस गेम के जितने भी पात्र थे असल में सब वहाँ मौजूद थे। तभी अचानक आसमान में आतिशबाजी होते हुए दिखी, मगर ये कोई आतिशबाजी नहीं थी। उनके शहर पर उल्कापिंड गिरा था। पूरा शहर उसके जद में आ गया था। हजारों लोगों की जान गई और ये सब अरिसू के होश में आने के बाद उससे उसका भाई बता रहा था। चौथा और कारुबेय मर चुके थे। अरिसू का दिल भी 1 मिनट तक धड़कना बंद कर चुका था। उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अरिसू समझ गया कि हो ना हो वो 1 मिनट ही उस गेम के अंदर था, मगर ऐसा लग रहा कि वो वहां महीनों से था। बाहर निकला तो उसे उसागी दिखी, मगर वो उसे पहचान नहीं रही थी क्योंकि सारा तिकटम तो अरिसू के दिमाग में चल रहा था। फिर भी एक सवाल तो बनता ही है कि आखिर अरिसू अस्पताल में एडमिट लोगों से कनेक्ट कैसे कर पाया, जबकि वो तो कारुबेय चौथा के अलावा किसी को जानता भी नहीं था। इधर पता चला कि चिशिया का दिल भी 1 मिनट के लिए धड़कना बंद कर चुका था। उसी तरह निरागी हेया अगुनी सबके साथ ऐसा हुआ था। खैर, इतने सारे लोगों के साथ एक ही तरह के इत्तेफाक नहीं हो सकते। कहीं वो उल्कापिंड की जगह कोई एलियन शिप तो नहीं था। उस 1 मिनट के अंदर एलियंस ने इनके दिमाग में कुछ लोचा तो नहीं कर दिया। जो भी हो, अस्पताल के परिसर में ही हम टेबल पर ताश के आखिरी पत्ते जोकर को देखते हैं। तो क्या अगले सीजन में जोकर आने वाला है? सीजन 3 को देखने के लिए एडवांस में सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक भी करते जाइए।